Hi, welcome back. Today I am going to realize the ladder structure of IIR filter. आज मैं रियलाइज़ करने जा रहा हूँ IIR फिल्टर का लैडर स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है इसका। तो लैडर स्ट्रक्चर रियलाइजेशन को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांसफ़र फंक्शन लेता हूँ IIR फिल्टर का जो जनरलाइज्ड फॉर्म में है। तो लेट अस कंसीडर अ ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर IIR फिल्टर। आपके सामने ये nth ऑर्डर फिल्टर का जनरलाइज्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसका कि मैं लैडर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। तो इस लैडर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले एक हल्का सा आइडिया ले लूँ कि आपको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आना चाहिए। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के लिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया हुआ है। वहाँ से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फॉर्मेट में राइट डाउन कर देता हूँ। बाय यूजिंग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन वी कैन राइट एच जेड इक्वल्स टू अल्फा 0 बीटा 1 जेड इनवर्स प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं इस ट्रांसफ़र फंक्शन को इस कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को इस कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फॉर्मेट में कैसे लिखा गया है ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैंने बिल्कुल आराम से कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन करके इस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र फंक्शन को लेके आया हूँ। स्लाइड आपके सामने है, चाहे तो आप आई बटन पे इसका वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अल्फा 0 अल्फा 1 बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 एंड जो ये कोफिशिएंट हैं, ये कोफिशिएंट हैं राउथ एरे के। राउथ एरे क्या है? राउथ एरे एक टेबल है जिससे हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में अगर आपने पढ़ा होगा तो राउथ एरे से किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो अल्फा 0 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 3 ये सारे जो वेरिएबल्स हैं राउथ एरे के कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम राउथ एरे डिज़ाइन करके फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ राउथ एरे। तो अकॉर्डिंग टू राउथ एरे देयर इज़ अ टेबल। उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं इस ट्रांसफ़र फंक्शन में जो निगेटिव में हाईएस्ट पावर है उन दोनों को ले लेता हूँ एक रो के फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया है दोनों के रो के फॉर्मेट में। अब इस रो में न्यूमरेटर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, दैट इज़ an-1 an-2 अप टू a0 तक। दूसरी रो में जो कोफिशिएंट लिखे जाएंगे वो डिनोमिनेटर के लिखे जाएंगे, दैट इज़ bn-1 bn-2 अप टू b0। तो देखिए मैं an an-2 अप टू a0 लिख देता हूँ, ये कोफिशिएंट हैं न्यूमरेटर के। सेम एज डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट जो हैं वो लिख देता हूँ मैं। ये आपके सामने आ गए। अब इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट रो आएंगी वो इसकी एक पावर कम होगी, यानी कि z की पावर -n है तो z की पावर -n+1 ये रो आ जाएगी। अब इसका कोफिशिएंट Cn-1 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए पहले इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन माइनस ऑफ bn-1 मल्टीप्लाइड बाई an और डिवाइडेड बाय b ऑफ n। तो Cn-1 को देख लीजिए। Cn-1 क्या होगा? an-1 मल्टीप्लाइड बाई bn जो मैंने ये बताया था, माइनस ऑफ bn-1 इंटू an, ये Cn-1 आ गया। सेम एस इसका नेक्स्ट जो कोफिशिएंट होगा इस रो का Cn-2, उसको फाइंड आउट करने के लिए an-2 को bn से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ऑफ bn-2 को an से मल्टीप्लाई कीजिए और अगेन डिवाइड कर दीजिए bn से। यहाँ पर ये देखिए Cn-2 an-2 हो गया, bn हो गया, माइनस ऑफ bn-2 an डिवाइडेड बाय bn हो गया। इसके आगे जो Cn-3 कोफिशिएंट होगा वो इसके आगे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा bn से और फाइंड आउट करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट रो पे आ जाइए। नेक्स्ट रो पे क्या होगा? dn-1। सेम प्रोसीजर रखेंगे। सेम प्रोसीजर में dn-1 क्या होगा? इस bn-1 मल्टीप्लाइड बाय Cn-1 माइनस ऑफ Cn-2 मल्टीप्लाइड बाय bn एंड डिवाइडेड बाय Cn-2। यहाँ पर आप देख लीजिए dn-2 bn-1 Cn-1 माइनस ऑफ Cn-1 bn डिवाइडेड बाय Cn-2। सेम एज dn-2 क्या होगा? इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा किसका? Cn-1 का, इस माइनस ऑफ इससे मल्टीप्लाई होगा इसका, अगेन डिवाइडेड बाय
Cn-1, तो Dn-2। ऐसे ही आगे के फैक्टर भी हम लोग फाइंड आउट करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू आएगी रो की, वो यहाँ पर इसमें +1 हो जाएगी, यानी कि एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि +2 हो गया। ये तब तक जाएगा जब तक कि ये 1 नहीं हो जाएगा। ये कोफिशिएंट इसके आगे, यानी कि En-1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस ये वैल्यू बाई ये और डिवाइडेड बाई ये। सेम प्रोसीजर से आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे जब तक कि ये आखिरी रो 1 ना आ जाए। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। तो ये राउथ एरे के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का मेथड है सिंपल वे में। अब राउथ एरे से ही α0, β1, α1, β2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या था? α0, तो an बाय bn, दिस इज योर α0, ठीक है। देन bn डिवाइडेड बाय Cn-1, ये आ जाएगा β1। सेम एज नेक्स्ट Cn-1 डिवाइडेड बाय Dn-1, ये आ जाएगा आपका α1। अगली वैल्यू Dn-1 डिवाइडेड बाई En-2, ये आ जाएगा β2 एंड सो ऑन। आप देख लीजिए यहाँ पर α0 an/bn, β1 bn डिवाइडेड बाय Cn-1, देन α1 Cn-1 डिवाइडेड बाई Dn-1 एंड β2 Dn-1 डिवाइडेड बाई En-2। तो पहले ही कॉलम को यूज करके जो पार्शियल फ्रैक्शन के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल राउथ एरे टेबल से। ये हालांकि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन से भी डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। लैडर स्ट्रक्चर रियलाइजेशन। सो लेट अस कंसीडर द nth ऑर्डर IIR फिल्टर। उसका ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है। बाय कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में ऑलरेडी दिखा भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये कॉन्टिन्यूड α0 प्लस 1 अपॉन ये वैल्यू, बीटा जेड इनवर्स प्लस 1 अपॉन दिस वैल्यू, α1 फिर दिस वैल्यू। तो अगर आप यहाँ से इसको ये देखें इस साइड से, तो ये भी एक तरीके का यही सिमेट्री है जो ये चल रही इस साइड में। सेम ऐसे अगर α2 से देखें तो यही सिमेट्री चल रही है। तो मैं जब यही सिमेट्रिकल फॉर्मेट है तो मैं क्यों ना इसको कुछ मान लूँ और उसको सॉल्व आउट करूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, T1Z मान लेता हूँ। किस फैक्टर को? इस वाले फैक्टर को, कि ये T1Z है जो कि सिमेट्रिकल फॉर्मेट में है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो T1Z को मैंने ये मान लिया है। अब T1Z की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब इस कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में मैं T1Z रख देता हूँ। तो T1Z रखने पे मैंने क्या माना था? HZ α0, और इस पूरे फैक्टर को मैंने T1Z माना हुआ है, तो मैंने रख दिया T1Z। अब इसको लेकर के मैं सॉल्व आउट करूँगा, ठीक है। तो HZ आपका ट्रांसफर फंक्शन है जो कि YZ/XZ है, तो YZ/XZ रख दिया। XZ को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ गया, XZ राइट हैंड साइड पे आ गया। क्लियर हो गया? अब इस पूरे फैक्टर को मैंने H1Z मान लिया। इस पूरी वैल्यू को मैंने H1Z मान लिया, तो ये आ गया H1Z। यहाँ पर देखिए वेयर H1Z इज दिस, ठीक है। अब मैंने XZ को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये आ गया α0 XZ, H1Z और XZ। अब इस H1Z XZ को मैं मान लेता हूँ कि ये Y1Z है, तो ये Y1Z। यहाँ से मैं इसको Y1Z इक्वल्स टू ये मान लिया, तो H1 क्या आ जाएगा? Y1 डिवाइडेड बाई XZ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं इसको लेकर सॉल्व करूँगा। अभी मैंने केवल T1Z माना है और दूसरा Y1, तो यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ को एज्यूम किया है, H1Z और Y1 क्या है, ठीक है। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया। इस इक्वेशन को मैं ड्रॉ करता हूँ। YZ क्या है? α0 XZ है, यानी कि अगर ये YZ है तो ये α0 X ऑफ Z हो जाएगा। दूसरा क्या है? Y1Z, यानी कि समेशन के साथ में, तो यहाँ पर एक समर लगा दिया मैंने और यहाँ पे एक इनपुट आ गया Y1Z। तो इस टाइप का डायग्राम इस इक्वेशन का मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ। ये HZ मल्टीप्लाइड हुआ α0 से एंड Y1Z, इन दोनों का समेशन। तो ये इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था मैंने इसको ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। Y1Z क्या है? आपको दिख जाएगा Y1Z है H1Z XZ।
तो यहाँ पर अगर मैं y1z आउटपुट है तो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र फंक्शन होगा h1z और इनपुट से आ जाएगा xz। तो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए आप इस इक्वेशन को लेकर के y1z क्या है h1z xz, y1z क्या है h1z xz और yz क्या है अल्फा नॉट टाइम्स xz प्लस y1z। यहाँ इक्वेशन से आपको दिख गया होगा ये। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब मैंने h1z को लिया, h1z क्या था y1z डिवाइडेड बाई xz वैल्यू रख दी मैंने, जो मैंने एज्यूम किया था। इस xz को मैं इधर ले आता हूँ, ये आ गया। ठीक है। अब इस अंदर जो 1/t1z है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया मैं सिंपली फॉर्मेट में। अब इस फैक्टर को मैं इस साइड में ले आता हूँ। तो देखिए मैं इस फैक्टर को इस साइड में ले आया t1z। अब y1z को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अंदर y1z को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इस y1z को मैं इस साइड में करके इसको उस साइड में लेके आता हूँ, उस साइड में लेके गया तो ये आ गया y1z t1z xz माइनस ऑफ ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब मैंने यहाँ से t1z कॉमन ले लिया तो ये आ गया t1z। अब कोई ट्रांसफ़र फंक्शन t1z है, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये y1z है, इसको मैं x1z मान लूँ क्या? x1z मान लूँगा तो t1z जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा उसका आउटपुट y1z होगा और इनपुट क्या होगा x1z। तो मैं इस फैक्टर को x1z मान लेता हूँ। x1z क्या हो गया xz माइनस y1z बीटा 1 z इनवर्स। क्लियर हो गया। अब आगे चलता हूँ मैं। x1z क्या है जो मैंने माना हुआ वो ये है, आपको दिख गया होगा यहाँ से। चूँकि एक ट्रांसफ़र फंक्शन था t1z तो मैंने कहा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो मैंने x1z मान लिया। अब आगे चलते हैं इस x1z को लेकर के। और अभी ये फिगर आपका वहीं पे अटका हुआ है, अभी मैं केवल मान के ही चल रहा हूँ। ओके। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, इस मॉडिफिकेशन को देखिए। y1z क्या है x1z t1z, तो y1z क्या है x1z इनपुट पे है और ये y1z t1z के साथ में पहला क्वेश्चन फुलफिल हो गया यहाँ से। अब x1 क्या है xz माइनस ऑफ y1z ये है, इसमें अगर मैं बीटा z इनवर्स और माइनस मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले में आउटपुट लेकर के, यानी कि यहाँ पर ले जा कर के माइनस बीटा 1 और इसके साथ में एक डिले लगा दूं z टू द पावर -1 और इसको मैं ऐड कर दूं इसके साथ में यहाँ पे, और यहाँ से इनपुट दे दूं ये xz। तो ये देखिए आप x1z क्या हो गया xz माइनस ऑफ बीटा z इनवर्स y1z। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन ड्रॉ हो गया। इट मीन्स जो h1z था वो इस फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा। h1 का आउटपुट क्या है y1, इनपुट x1 है, ये y1 है, ये x है। तो ये पूरा का पूरा फिगर कहाँ पर पहुँच जाएगा इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो देखिए मैं इसको सिंपली इस टर्म को मैंने बना लिया, y1z के साथ में बीटा और z इनवर्स आ गया। अब इसके साथ में क्या है, अब माइनस ले चुका हूँ तो ये एक्चुअली प्लस हो गया, प्लस xz, तो प्लस xz कर दिया। तो ये इनपुट xz हो गया, ये आउटपुट y1z हो गया, जो कि h1 को मैं मान के चला था। इट मीन्स जो h1 है वो सर्किट डायग्राम क्या है ये है। तो इस फिगर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये आ गया आपका h1z। तो h1z की जगह पे मैं इसको फिट कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि t1 को t2 भी मान सकते हैं दूसरे आगे वाले फैक्टर से। इट मीन्स इस वैल्यू को हटा करके t1z को मैं इसी टाइप का एक और लगा दूँ। इस टाइप का और लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर t1z नहीं है तो इस वायर से एक अल्फ़ा 1 जाएगा और यहाँ पर प्लस, मैं सिमेट्रिकल फिगर बना रहा हूँ, ये प्लस हो गया, अल्फ़ा 1 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये लगा हुआ है। इसके बाद में एक z इनवर्स लगा हुआ है, z इनवर्स लगा दिया, ये जो z इनवर्स लगा हुआ है। इसके साथ में इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है माइनस बीटा 1, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस बीटा 2,
और ये लाइन कहाँ से जुड़ जाएगी, इससे जुड़ जाएगी, और ये लाइन इससे जुड़ जाएगी। तो ये T21 रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, T2Z, T1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये फिगर बन जाएगा। अगर मैं एक और लेके चलूँ तो इस तरीके से इस फिगर को मैं एक्सपेंड करता हुआ चला जाऊँगा। तो T1Z ये था। अब T2Z अगर ये होता, ये आपका T2Z है, अगर मैं मान के चलूँ इसको T2Z, तो इस फिगर पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा α1 और β2। तो α1 यहाँ पर आ जाएगा, β2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा सेम डायग्राम इस जगह पे आ जाएगा सिंपली। फॉर nth ऑर्डर फिल्टर बाय कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन ये है अगर, तो फिगर जो आपका आएगा वो इस टाइप से रियलाइज होकर के आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर होने से पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जिससे और क्लियरिटीफाई आपके दिमाग में आ जाएगी। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल IIR फिल्टर का। तो इसको पहले तो जो नेगेटिव में मैक्सिमम पावर है उस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 2Z इनवर्स 2 प्लस 3Z इनवर्स 1 प्लस 1। अब इसका मैं राउथ एरे बनाऊंगा। राउथ एरे में मैक्सिमम पावर क्या है, -2। तो यहाँ पर -2 Z टू द पावर -2 Z टू द पावर -2 कोफिशिएंट आ जाएंगे। इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 3 और 1। तो पहले रो में 2 3 1 और इसमें कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब जो नेक्स्ट Z की पावर में आएंगे उसमें +1 करेंगे तो यानी कि Z टू द पावर -1 आ जाएगा। तो ये Z टू द पावर -1 आ गया। अब ये इसका जो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किया 1 का 3 आ गया, -1 से मल्टीप्लाई किया 2 का तो 2 आ गया। तो 3 - 2 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 आ गया। तो यहाँ पर ये 1 आ गया। सेम ऐसे सारे कोफिशिएंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस कोफिशिएंट में जब सब ये 1 1 आ गया, सारे कोफिशिएंट आ गए, ये आपका 2/1 α0 आ गया, ये β1 आ गया 1/1, 1/2 क्या आ गया, α1 आ गया। अब ये 2/-3/2 ये आ गया β2, और -3/2 ये आ गया आपका α2। तो सारे जो फैक्टर आएंगे वो आपके सामने 2/1 1/1 1/2 2/-3/2 एंड 1, ये कोफिशिएंट आ गए। तो इसको हम सिंपली कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस टाइप से डिवाइड होके आ गया, ये जो वैल्यूज आ गई वो ये आ गई। ये आपका α0 आ गया, यहाँ पर ये βZ इनवर्स आ गया, α1 आ गया, ये β2 आ गया, β2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से सीधा उस फिगर को मैं रियलाइज़ कर देता हूँ। देखिए α0 ये रहा 2, β1 1 है तो -1 आ गया, α1 1/2 है 1/2 आ गया, ये β2 है, β2 क्या -4/3 तो 4/3 आ जाएगा, और ये रहा आपका α2 -3/2। सिंपल फॉर्मेट में आपका लैडर स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। ये था हाउ टू रियलाइज विथ एग्जाम्पल लैडर स्ट्रक्चर ऑफ IIR फिल्टर। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।